पोटेंशियल आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एक सप्ताह में विश्व भर में बहुत ही उथल पुथल मची हुई है और इसका आप स्पष्ट कारण भी जानते होंगे। अब आपको मेन ये देखना है कि अगर आप एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं तो अब आपको उस किस एंगल से आपको देखना है, उसके विभिन्न दृष्टिकोण क्या क्या हो सकते हैं, ये अब आपको देखना है। हम सीधे उसी पॉइंट पर आ रहे हैं क्योंकि आपने खबर बहुत सुन रखी होगी, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच का संघर्ष। इसमें एक हमास का मुद्दा आया है, वो क्या संगठन है, इसे सिविल सर्विस की दृष्टि से कैसे पढ़ना है, हम वो आपको सिखाने जा रहे हैं। घटना तो आपके चारों तरफ ये बिखरी पड़ी है। घटनाओं से बस आपको एक व्यू मिलेगा कि घटना ये घटी है, लेकिन सिविल सर्विस एग्जाम इस घटनाओं को कई एंगल से, कई दृष्टिकोण से आपसे सवाल पूछेगा। हम उन्हीं कई एंगल को देखते हुए, जितने भी एंगल्स से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछताछ कर सकता है, उस पूरे एंगल को इकट्ठा करके और आपके सामने एक क्रमबद्ध तरीके से इन घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे और फिर अंत में देखेंगे कि इसका निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है। क्योंकि यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, मेंस एग्जाम आपका मेन पॉइंट, आपका निष्कर्ष देखा जाता है, क्योंकि उस निष्कर्ष में आपका अपना विचार सम्मिलित होता है। तो ये घटनाएं तो पूरे दुनिया में बिखरी हुई है, हर बच्चा बच्चा जान रहा है इस घटनाओं को, लेकिन इसके बारे में आपको पढ़ना कैसे है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम आपको वही चीज सिखाने जा रहे हैं कि इसको पढ़ना कैसे है, पढ़ने का हम तरीका सिखा रहे हैं आपको। आइए अब हम देखते हैं, पूरे सिस्टमैटिक ढंग से हम इसको देखेंगे कि ये इजराइल और इसके बीच में ये विवाद है क्या। तो इस विवाद की जड़ तक हमें पहुंचने से पहले आपके दिमाग में दो बातें स्पष्ट क्लियर होनी चाहिए। ये जो हमारा ये जो चल रहा है, ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये मुद्दा, ये वास्तव में है क्या, इसके वास्तव में अब हम ये देखेंगे कि वास्तव में इसको पढ़ना कैसे है। घटना एक घटी है, लेकिन इसके कई सारे एंगल्स आपको देखना है। तो हम आपको पढ़ना सिखा रहे हैं, घटनाएं नहीं हम आपको बता रहे हैं। घटना तो आपके समक्ष बिखरा हुआ है, उन घटनाओं को कैसे सिस्टमैटिक ढंग से आपको पढ़ना है वो हम सिखा रहे हैं। सबसे पहले ये पढ़ना है कि ये वास्तव में चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे और वर्तमान की जो घटनाएं हैं इसकी जड़ें इतिहास में दफन है और उन्हीं इतिहास को कब्र आज हम खोदेंगे, तब जाकर के ये स्पष्ट रूप से हमें पता चलेगा। तो पृष्ठभूमि में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे हम पहले देखेंगे वेस्ट एशिया के मैप देखेंगे। जब तक अगर आपके पास इसकी मैप नहीं होगी, आप इसके लोकेशन और वर्तमान जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये विवाद है, उसका मूल कारण नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको वेस्ट एशिया का मैप, अगर आप हमें पढ़ रहे हैं या कभी भी पढ़ेंगे तो आपके सामने एटलस होना चाहिए, वर्ल्ड का मैप होना चाहिए, या तो आप इसे वेस्ट एशिया के मैप आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे शुरुआत में इजराइल की उत्पत्ति कैसे हुआ और उसी के साथ ही ये यहूदी धर्म का उत्पत्ति कैसे हुआ, ईसाई धर्म की उत्पत्ति कैसे हुआ, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुआ, जिससे फिलिस्तीन का जन्म होता है। फिर यहूदी का अपने मूल स्थान से पलायन कैसे होता है, इजराइल का पुनः स्थापना फिर होता है, और इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध क्यों हो रहा है, जो अभी युद्ध चल ही रहा है। तो इस सिस्टमैटिक ढंग से आपको ये पढ़ना है। यही है इसकी पृष्ठभूमि, यानी कि इसके बैकग्राउंड है। इसके बाद जब हम बैकग्राउंड पढ़ लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे भारत और इजराइल के बीच में कैसा संबंध है। वर्तमान में भी देखेंगे, शुरुआत में भी हम देखेंगे, और वर्तमान स्थिति हम देखेंगे कि वर्तमान आज स्थिति क्या है, यानी कि हम निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्ष को कैसे हमें निकालना है। अगर आपको करने आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप सिविल सर्विस के लेवल को आ गए हैं। अगर ये निष्कर्ष नहीं निकालने आ रहा है तो फिर आप भी वही लाखों भीड़ में शामिल है, तो सिर्फ ये न्यूज पेपर या न्यूज देख करके आप शांत बैठ गए, तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलने वाला है। तो आइए अब हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्तमान ये चर्चा में क्यों आ गया है। तो अभी से ही दो बातों को एकदम क्लियर कर लीजिए, ये युद्ध हो क्या रहा है।
अभी आप देखे होंगे कि पिछले एक साल से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है, तो वह दो देशों के बीच का युद्ध है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, ये दो देशों के बीच युद्ध नहीं हो रहा है, ये दो धर्मों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो सारा का सारा जो खेल है ये धर्म को ही लेकर के है। अगर आप इस मुद्दे को समझ गए तो पूरा इस विवाद की जड़ आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये दो देशों का बीच नहीं है युद्ध, ये सिर्फ दो धर्मों के बीच युद्ध हो रहा है। आइए अब हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि, वर्तमान ये चर्चा में क्यों आ गया है। इसके चर्चा में हम देखने के लिए आगे चलते हैं। चर्चा में इसलिए आया है कि एक हमास नाम का आतंकी संगठन है। ये जो हमास जो है ये आतंकवादी संगठन है ये, और इसको कई देश इसको फंडिंग करते हैं। यही संगठन ने इजराइल पर अचानक कई रॉकेट हमले कर पश्चिमी एशिया में अस्थिरता उत्पन्न कर दिया है। अभी तक तो यूरोप अस्थिरता से गुजर रहा था, अब एशिया में भी अब ये लग गया। और आपको लगता है कि ये रातों रात का ये प्लानिंग है? बिल्कुल नहीं, ये पिछले एक साल 2 साल से ये प्लानिंग चल रहा होगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया की सबसे रॉ एजेंट यानी कि खुफिया विभाग कहे तो इसराइल की मोसाद नाम के उसकी जो सबसे पावरफुल गुप्तचर एजेंसी है, उसको भी भनक तक नहीं लगने दिया इन आतंकवादी संगठनों ने। यानी कि ये बहुत दिनों से ये प्लानिंग चल रहा था और जबरदस्त ये प्लानिंग ये चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमास नाम का ये संगठन है। हम देखेंगे अभी कि पूरे विश्व में 10 ऐसे बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों का हम नाम भी देखेंगे, और तब आपको कुछ और भी डिटेल से गहराई समझ में आएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे वेस्ट एशिया का मैप। अब हम देखेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो कहानी है वेस्ट एशिया के मैप से ही सब सॉल्यूशन यहाँ पर निकल जाएगा। तो आपका 50 नहीं 90% जो पढ़ाई है वो मैप बेस्ड ही होना चाहिए। आइए अब हम इसके मैप पर चलते हैं। आप मैप को आप देखिएगा, यहां पर ये मैप है, यहां पर वेस्ट एशिया का मैप है। आप इसको मैप को आप अपने एटलस में जरूर जाकर के देखिए, क्योंकि ये मैप ही ऐसा ये है जो आपका सारा कहानी बयां कर देगा। देखिए इजराइल जो है कितने देशों के बीच से ये घिरा हुआ है, ये समझिए। ये इजराइल एक छोटा सा देश, ये आप देखेंगे कि एक छोटा सा इजराइल नाम का ये देश है, बहुत छोटा सा देश है, बहुत थोड़े सा में ये रहता है। जितना दिल्ली की जनसंख्या है और जितना दिल्ली का ये एरिया है, उतना ही में ये इजराइल नाम का एक छोटा सा देश बसा हुआ है। अब आप इसकी लोकेशन देखिए कि ये इजराइल कितने देशों से घिरा हुआ है। अब जरा यहाँ देखिए, ये सऊदी अरब यहाँ पर है, प्योर ये मुस्लिम कंट्री है। ईरान है, पूरी तरीके से ये मुस्लिम कंट्री है। इराक है, जॉर्डन है, तुर्की है, साइप्रस है, इजराइल है, यमन है। पूरी तरीके से जिस तरह से हमारे जीव 32 दांतों के बीच में संघर्ष करता रहता है, उसी तरह से ये इजराइल की स्थिति है। पूरे मुस्लिम कंट्री के बीच में एक यहूदी नाम का ये देश है। तो आप सोच सकते हैं कि ये यहूदी, ये जो मुस्लिम कंट्री है, ये इजराइल को यहाँ रहने नहीं दे रहा है, क्योंकि दूसरे धर्म का है। और हमने पहले ही कहा था ये दो देशों का युद्ध नहीं है, ये दो धर्मों का युद्ध चल रहा है। और जो ये हमास नाम का जो आतंकवादी संगठन है, ये इसको ईरान पूरी तरीके से समर्थन दे रहा है। इस तरह से आपको यहाँ ये समझना है इसके कॉन्फ्लिक्ट को। अब आते हैं हम थोड़ा सा इसके और मैप को गहराई से आपको समझाने के लिए एक और मैप यूज करते हैं। आप देखिएगा इस एरिया को, आप इस एरिया को जरा देखेंगे तो अब आपकी इसकी लोकेशन जरा थोड़ा और वास्तविक रूप से समझ में आएगी। आप इसकी लोकेशन को जरा देखिए, क्या है इसकी लोकेशन, कहाँ है ये इजराइल नाम का एक छोटा सा देश। देखिए यही है आपका छोटा सा ये जो देश है, यहाँ पर इजराइल, छोटा सा ये नन्हा सा एक इजराइल नाम का एक देश, बहुत छोटा सा ये देश है इजराइल। और ये घिरा हुआ किस किस देशों से, यहाँ देखिए रेड सी है, इधर में ये मिस्र है,
इधर में भूमध्य सागर है, इधर में जॉर्डन एक देश है, सऊदी अरब है, ईरान है, सीरिया है। यानी कि चारों तरफ अरेबियन कंट्री, मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है और एक यहूदी देश यहाँ जीता है। अब हम आते हैं इसके पृष्ठभूमि में, कारण पर आते हैं कि आखिर ये क्यों इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्यों। तो सबसे पहले हम वही बात कहेंगे, ये धर्मों का युद्ध चल रहा है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि इजराइल का जन्म कैसे हुआ। तो इजराइल का जन्म ये होता है, ये तो यहूदी है, यहूदी। तो हम देख रहे थे कि इस युद्ध जो अभी शुरुआत हुआ है, इसको हम कहां से, इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई है। देखते हैं, हमास नाम का एक आतंकी संगठन ने इजराइल पर अचानक रॉकेट से हमला कर दिया और इस वजह से फिर इस पश्चिम एशिया में तनाव उत्पन्न हो गया। तो इसको पृष्ठभूमि अब पढ़ने के लिए अब आपके पास कौन कौन सा हथियार होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट आपके पास हथियार होना चाहिए, वेस्ट एशिया मैप होना चाहिए। तो आप अपने एटलस में मैप को निकाल करके और उसके पूरे लोकेशन को जरा देखिएगा, तो सारा का सारा माजरा समझ में आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं इजराइल की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि यहूदियों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहूदी जो है लगभग 4000 साल पहले वहां इजराइल की जो आज वर्तमान में राजधानी है जेरूसलम, वहीं पर यहूदियों के एक धर्म ग्रुप पैदा हुए और एक यहूदी नाम का एक धर्म की स्थापना होता है। जेरूसलम विश्व का इकलौता ऐसा विवादित जगह है जहां तीन धर्मों का एक ही दीवार से सटा हुआ, तीन धर्मों का यहाँ पर निवास स्थल है। जैसे आप देखेंगे कि जब जुडिज्म का जन्म हुआ, जब यहूदी धर्म आया, तो इन्होंने अपना एक दीवार बनाया और यहाँ पर वो पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुआ। पता नहीं ईसा मसीह को क्या पड़ी हुई थी कि वो भी जाके जेरूसलम में ही पैदा हुए। तो जैसे ही जेरूसलम में ईसा मसीह का जन्म हुआ, ये ईसाइयों के लिए पवित्र जगह हो गया। जो पहले यहूदी थे, तो यहूदियों के ही घर में ईसा मसीह का जन्म होता है और फिर यहीं पर ईसा मसीह पैदा हो जाते हैं। तो एक तो पहले से ये यहूदी था और अब जाकर के ये ईसाई भी हो गया। यहाँ पर ईसाई और यहूदियों का दीवार एक ही जगह पे सटा हुआ है, दो धर्म तो पहले से हो गया। इसके बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होता है और इस्लाम धर्म की मक्का में उत्पत्ति होता है। और कभी किसी दिन हजरत मोहम्मद साहब जेरूसलम की यात्रा पर गए हुए थे और वहीं पर इन्हीं के पास में वो एक रात बिताए थे। तो इनके अनुयायियों के लिए वह जो जगह है बहुत ही पवित्र हो गया और इस तरह से यहाँ पर यहाँ से एक दीवार बना दिया गया और यहाँ पर एक अल अक्सा नाम का, अल अक्सा नाम का एक मस्जिद बना दिया गया। और देखेंगे कि एक ही दीवार के सटा हुआ दुनिया का ऐसा इकलौता विवादित जगह जेरूसलम है, जहां पर तीन धर्मों का एक साथ पुजारी बैठते हैं और पूजा करते हैं। और कभी कभी शरारत सूझता है इजराइल वालों का तो पत्थर भी मार देते हैं, वो उधर से पत्थर मारता है, तो ऐसे विवाद यहाँ होते रहते हैं। इस तरह से यहाँ जो दुनिया का जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला जगह जेरूसलम है, इसलिए यहाँ धर्मों के बीच का ये विवादित ये जगह हो गया। तो जैसे ही इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होता है, तो वैसे ही इस्लाम ने तलवार के बल पर जो पहले से वहां रह रहे थे यहूदी, उनको पलायन करने पर मजबूर कर दिया और इस तरह से वहां पर यहूदी जो है अपने मूल स्थान से पलायन हो गए और वो सारे के सारे मुसलमानों ने मिलकर के वहां पर एक फिलिस्तीन नाम का एक नया देश था। और ये क्रम चलते रहा कब तक, लगभग में 700 से लेकर के 1500 ईस्वी तक ये क्रम चलते रहा। क्या क्रम चलते रहा? पलायन का। तो जो मूल यहूदी ईसाई लोग थे वो सब के सब वो पश्चिम में भाग खड़े हुए और इस तरह से जो मिडिल ईस्ट, जो अमेरिका उसका नाम दिया है, हम लोग को कहेंगे पश्चिम एशिया, पूरा का पूरा वो इस्लाम कंट्री हो गया, अरेबियन कंट्री हो गया। और इस तरह से यहूदी अपने मूल स्थान से बिछड़ जाते हैं और फिर इसके बाद में ये होने लगता है। और इसके बाद जो कहानी का जो खेल शुरू होता है,
वो कहानी खेल शुरू होता है इजराइल की पुनः स्थापना को लेकर के। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार का ये समय है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में ही ये सारा का सारा खेल होता है। जब 1917-18 में ये सब कहानी घट ही रहा होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, और उसके बाद अमेरिका और यूरोपियन देशों ने ये निर्णय लिया कि विश्व भर में बिखरे हुए जो यहूदी समुदाय है उनको एक अपना देश बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में पश्चिम एशिया को यूरोपियन देशों ने जीत लिया था, मित्र राष्ट्रों ने। एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से उन पर उनका अपना कब्जा हो गया था। तब जाकर के यहूदियों ने अपना पुराना मैप खंगाल करके देखा कि हमारे बाप दादा कहाँ थे। तब जाकर के उनको पता चला कि हमारे बाप दादा तो इजराइल में बसे हुए थे, जहां आज फिलिस्तीन है वहीं पर हमारा अपना कुनबा पहले रहता था। तब जाकर के यूरोपियन देशों ने और अमेरिका के दबाव में आकर के इजराइल वालों ने वहां पर जमीन खरीदना शुरू कर दिया इजराइल फिलिस्तीन में। और धीरे धीरे करते करते विश्व के जितने सारे फिलिस्तीनी इजराइल वाले यहूदी थे वो सब आकर के जमीन खरीद ली। और जब तक पता चलता फिलिस्तीनियों को तब तक बहुत देर हो गया था, और लगभग लगभग 90% हिस्सा फिलिस्तीनियों का ये इजराइल वालों ने कब्जा कर लिया था। और 28 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुआ और जेरूसलम को इसने अपना राजधानी बनाया। और फिर पुराना मैप निकाला और देखा कि हमारे पूजा स्थल कहाँ थे। जैसे आज हमारे यहाँ अयोध्या मंदिर को खंगाला गया, उसी प्रकार से यहूदियों ने वहां पर जेरूसलम में अपना पूरा का पूरा निकाला। और फिर इसको पता चला कि अरे, और इस तरह से वहां 3 धर्म फिर आ गए। फिर ईसाइयों ने भी अपना जेरूसलम में ईसा मसीह का जन्मस्थल मान करके उसको भी घेराबंदी कर लिया। पैलेस्टाइन जो पहले से था उसको थोड़ा सा दे दिया गया कि तुम भी अलग मस्जिद में नमाज पढ़ो। और इस तरह से 1948 में अरब देशों ने मिल करके इजराइल से युद्ध किया, लेकिन वो फिर हरा दिया था। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को। तो इजराइल और अरब देशों के साथ अब धर्म युद्ध होता है। ये धर्म का युद्ध है और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, धर्म का युद्ध है। 1948 में पहला तो युद्ध हुआ। 1967 में सबसे बड़ा खेल होता है। इजराइल एक अकेला देश और अरेबियन कंट्री मिल करके एक साथ अटैक कर देता है इजराइल पर। और इस अटैक करने के चक्कर में मिस्र का, जो आज गाजा पट्टी आप नाम सुनते हैं, वो मिस्र का हिस्सा था। और इजराइल ने मिस्र से वो गाजा पट्टी हथिया लिया। बेचारा मिस्र बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया कि हमारा गाजा पट्टी दे दो, गाजा पट्टी दे दो। इजराइल ने कहा कि तुम पर कोई रहम नहीं करेंगे, क्यों हम दें तुमको, तुम क्यों हमसे उलझा। और आज तक गाजा पट्टी को इजराइल ने मिस्र को नहीं दिया। थोड़ा सा भाग दे दिया, लेकिन थोड़ा सा भाग को रखे हुए। और वही गाजा पट्टी को उसने फलिस्तीनियों को रहने के लिए दिया। और वही फलिस्तीनियों ने हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन बना करके इजराइल से यहूदियों को खदेड़ने के लिए संकल्प लिया। और आज वही विवाद छिड़ा हुआ है। तो मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान ये सब मिल करके 67 में युद्ध करता है, धर्म युद्ध करता है। और इन सबको इजराइल ने सबको पराजित कर दिया। क्या आश्चर्य की बात है, छोटा सा कंट्री इन सब अरेबियन कंट्री को पछाड़ देता है। तो ऐसे ही नहीं पछाड़ देता है, इजराइल के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? वो हाथ है अमेरिका का। अमेरिका जिस दिन हाथ हटा ले इजराइल बिखर जाएगा। तो अमेरिका ये चाहता है कि पूरे अरब कंट्री को कंट्रोल करे हम इजराइल के माध्यम से। तो मिस्र के गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया, आज भी कब्जा किए हुए हैं। जॉर्डन का एक वेस्ट बैंक है, उस पर आज भी कब्जा किए हुए है। बेचारा जॉर्डन भी गिड़गिड़ा रहा है कि दे दो दे दो। इजराइल ने कहा कि एक बार तुम हमको हम ले लिए, अब नहीं देंगे। फिर सीरिया से पूछा इजराइल ने कि भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? सीरिया ने कहा कि सब लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ रहे हैं। इजराइल ने कहा कि तो ठीक है, सबका जमीन हम हथिया ले रहे हैं, तुम्हारा भी हथियाएंगे। और सीरिया का गोलन हाइट नाम का एक जगह है, उस पर कब्जा कर लेता है। और इस तरह से इजराइल ने इन सबको बहुत अच्छे ढंग से सिखा देता है। तो आपको हम वो मैप में दिखाएंगे
इस मैप के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। तो आप ये मैप को जरा देखिए, इस मैप को देखेंगे, यहाँ पर ये गाजा पट्टी है। ये गाजा पट्टी जो यहाँ है किसका हिस्सा था? मिस्र का। और आज भी ये हथियाए हुए है, एकदम छोटा सा। और यही गाजा पट्टी में हमास नाम का आतंकवादी संगठन यहाँ पर बनाए हुए है। अब यहाँ पर आपको देखेंगे वेस्ट बैंक है ये। अब ये पूरा का पूरा ये वेस्ट बैंक है। ये किसका था? इधर से जॉर्डन नाम का देश लगा हुआ था, ये भी आक्रमण कर दिया था। तो जॉर्डन ने कहा कि भाई अब तुम्हारा हम वेस्ट बैंक ले लेंगे, यानी कि जगह का नाम है ये। और इसके वेस्ट बैंक को इसने कब्जा कर लिया। इधर में गोलन हाइट्स एक जगह है, ये सीरिया का हिस्सा था। सीरिया भी बिना सोचे समझे कूद गया था लड़ाई में, सीरिया का उसने हथिया लिया। तो गोलन हाइट्स, इधर में वेस्ट बैंक, इधर में गाजा पट्टी। तो उसके बाद से 67 के बाद से आज तक कभी फिर ये अरब कंट्री ने हिम्मत नहीं किया कि फिर इजराइल को हराया, क्योंकि एक बार मजा चख चुके थे ये लोग। तो इसी के माध्यम से अब आपको यहाँ पर ये भी पढ़ लेना है कि यहाँ पर एक मृत सागर है, डेड सी है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा खारा पानी एक वान झील है, उसके बाद ये है। तो अगर आपको कल तैरना नहीं आता है, इसमें छलांग लगा दीजिए, आप डूब ही नहीं सकते हैं, तैरने लगिएगा। यहाँ के बच्चे उस पर चौकी ये सब बिछा करके और तैरते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो इस तरह से इसका हमने आपको इतिहास बताया कि कैसे इसमें ये हुआ था। इसके बाद फिर 1973 में फिलिस्तीन में एक मुक्ति मोर्चा बनाया गया और उसके जो अध्यक्ष बने यासिर अराफात, जिनको आगे चल करके नोबेल प्राइज भी मिला था शांति स्थापना के लिए। तो यासिर अराफात जो थे, ये फिलिस्तीन को अब आजाद कराने के लिए, फिलिस्तीन का मतलब कौन सा हिस्सा जिस पर पुनः यहूदियों ने आकर कब्जा कर लिया, अब उसी को यहूदियों से छुड़ाने के लिए ये मोर्चा उन्होंने बनाया। फिर इसके बाद अमेरिका के पास गया लोग, तो अमेरिका ने अपना एक सीनियर अधिकारी को भेजा कि जाओ भाई अब तुम जाओ। तो इन्हीं के अमेरिका के प्रयास से एक कैंप डेविड समझौता होगा। कैंप डेविड वहां के एक व्यक्ति थे, वही आए और इजराइल और अरब देशों के बीच में समझौता करवाया और मिस्र इजराइल में फिर समझौता हुआ। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत हद तक रुक गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट रुका और फिर इसके बाद में एक ओस्लो एग्रीमेंट होता है, एक ओस्लो एग्रीमेंट होता है 1992 में, और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक फिर समझौता होता है। उसको यासिर अराफात और फिलिस्तीन ने इजराइल को पहली बार मान्यता दी। यहीं से अब भारत का रोल इसमें एंट्री लेता है। अब आपसे एक पहला सवाल कि भारत को किसका सपोर्ट करना चाहिए, फिलिस्तीन का या इजराइल का? अब आपको यहीं से कई सारे एंगल से भारत के नजरिए से अब आपको सोचना है। पहला सवाल आपको यह सोचना है कि जब 1948 में इजराइल को जब देश के रूप में मान्यता मिला, तो क्या भारत ने मान्यता दिया? भारत ने मान्यता दिया इजराइल को, लेकिन खुले तौर पर नहीं दिया। तो 1948 से लेकर के 1992 तक भारत का जो रवैया था इजराइल के प्रति, वो अंतर्मुखी टाइप का था, यानी कि खुल करके वो सपोर्ट नहीं करता था। और जब 92 में जब फिलिस्तीन ने इजराइल को पहली बार मान्यता दिया, तब जाकर के भारत पहली बार 1992 ईस्वी में अपना एक राजनयिक वहां पर तेल अवीव में स्थापित किया। अब आप सोचिए, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट किया गया, यानी कि कुल मिलाकर के भारत 1948 से लेकर के 1992 तक भारत फिलिस्तीन के संपर्क में था और फिलिस्तीन के हिमायती था। इसका एक कारण था, बहुत बड़ा एक कारण ये था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल पर टिकी हुई है और हमारे जो खनिज तेल है वो पूरे के पूरे अरब कंट्री से आता है। और अरब कंट्री में भारत को मुस्लिमों का विरोध करने की हिम्मत नहीं था। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री 1948 से लेकर के 2017 तक किसी भी प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं हुआ कि इजराइल के बारे में खुल करके बोल सके, क्योंकि अगर जैसे ही भारत सरकार इजराइल के पक्ष में बोलता, वैसे ही जितने अरब मुस्लिम कंट्री थे वो भारत के खिलाफ हो जाते और फिर वो हमें तेल देना बंद कर देते।
ये तो हम कहिए कि हमारे 56 इंच के माननीय प्रधानमंत्री जी आए कि हिम्मत करके 2017 में पहली भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में इजराइल में गए और पूरे देश दुनिया में वाहवाही भी मिला। और किसी मुस्लिम कंट्री में जरा सा भी हिम्मत नहीं था कि मोदी जी पर उंगली उठा दे, किसी ने कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया। तो यहां भारत के नजरिए से आपको समझना है। इसके बाद 1987-88 में हमास नाम का आतंकवादी संगठन बना और ये ईरान समर्थित था। ईरान पूरा का पूरा इसका फंडिंग करता था, क्योंकि ईरान अमेरिका का भी जानी दुश्मन है और यह गाजा पट्टी में रहने लगा। अब एक हिजबुल्लाह नाम का आतंकवादी संगठन ये लेबनान में था और सब के सब इजराइल को ही खत्म करने पर तुले हुए थे। 2007 से हमास में गाजा पट्टी में एक सरकार भी बना लिया और वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीन के लोग रहते हैं उनके राष्ट्रपति भी मोहम्मद अब्बास अभी भी बने हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि वहां पश्चिम एशिया में कौन कौन से ऐसे प्रमुख देश हैं, क्योंकि आपको यूपीएससी एंगल से आपको पढ़ना है या बीपीएससी के मेंस एंगल से आपको पढ़ना है। आप न्यूज के लिए सिर्फ नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो इजराइल तो अब एक बहाना मिल गया आपको पढ़ने का। अब आपको चाहिए कि वहीं से लगा हुआ सारे देश के बारे में, जैसे लेबनान वहां का एक देश है, वहीं पर इजराइल आपको एक देश मिलेगा, वहीं पर आपको और देश मिलेगा, फिलिस्तीन मिलेगा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, पूरे डिटेल से पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद में और आगे पढ़ना है आपको। तो इन सब सारे देशों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। अमृत सागर कहाँ है, वहीं पर डेड सी से हम कहते हैं, तो अमृत सागर के बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना है। हमने डिटेल से सारा इसमें दे दिया है, आपको पढ़ लेना है पीडीएफ के माध्यम से। इसके बाद फिर आगे हम देखेंगे विश्व के प्रमुख आतंकवादी संगठन के नाम। हो सकता है यूपीएससी में सिक्योरिटी चैप्टर से आपसे यहाँ से सवाल पूछ दे, या बीपीएससी इसमें से भी सवाल पूछ दे। जो भी इंटरव्यू चल रहा है बीपीएससी का, तो बीपीएससी में इस तरह के कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको घटना एक घटी है, लेकिन आपके हजारों एंगल से आपको देखना है। आइए देखते हैं इस्लामिक स्टेट। इसके बारे में आज से 10 साल पहले खूब सुनते थे और इस्लामिक स्टेट ने सीरिया को लगभग लगभग बर्बाद ही करके छोड़ा था। भारत से भी कुछ पढ़े लिखे युवा इस्लामिक स्टेट में आतंकवादी बनने चले जाते। अल कायदा का तो आपने नाम सुना ही होगा, जिसने अमेरिका पर ये 9/11 2001 में शायद आतंकवादी हमला किया था। तो आतंकवादी सबसे बड़ा ओसामा बिन लादेन इसी का सबसे बड़ा नेता था ये। इसके बाद हम देखेंगे तालिबान, नाम सुना ही होगा, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ये आतंकवादी संगठन, जिसने अमेरिका को भी पानी पिला पिला के यहाँ भगा दिया, खुद नहीं भाग पाया, अमेरिका भी इसको नहीं हरा पाया और आज यही का सरकार है अफगानिस्तान में। इसके बाद तहरीक ए तालिबान नाम का संगठन है, पाकिस्तान में ही है। तो फिर हम इसको देखेंगे। इसके बाद और कौन सा आतंकवादी संगठन है भाई, बोको हराम। एकदम यूपीएससी या बीपीएससी ऐसे ही टाइप से आपसे प्रीलिम्स में सवाल बनाएगा। बोको हराम आतंकवादी संगठन कहाँ है, नाइजीरिया का संगठन, और ये तो इकट्ठा के इकट्ठा स्कूली छात्राओं को अगवा कर लेता है, ऐसा ये बोको हराम है। अल नुसरा फ्रंट, ये कहाँ का है, ये अल नुसरा फ्रंट ये है आपका सीरिया का, लेबनान का ये संगठन है आतंकवादी। बड़े बड़े ये सब आतंकवादी संगठन बने हुए हैं ये सब। हिजबुल्ला, इसी की हम बात करते हैं। हिजबुल्ला कहाँ का है, ये लेबनान का है और ये जस्ट सीरिया के जस्ट ये इसराइल के जस्ट ऊपर में बसा हुआ देश है। आप लोकेशन जा करके, मैप जा करके जरूर देखेंगे। हमास, जिसका नाम है अभी का चल रहा है, चर्चाओं में आ गया है, तो इसका ये स्थिति है। खुदरिस्तान वर्कर्स पार्टी है ये, और ये तुर्की का एक आतंकवादी संगठन है। रिवॉल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, ये दक्षिण अमेरिका का एक आतंकवादी संगठन है। तो कुल मिलाकर के 10 बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों का हमने नाम बताया, लोकेशन बताया। अब आपका काम है कि मैप पर जाइए और उन देशों को स्थिति देखिए, लोकेशन देखिए और तब जाकर के देखिए
कि आखिर वहां आतंकवादी संगठनों के पनपने का कारण क्या है। ऐसा कौन सा कारण वहां पर है, कौन सा ऐसा उपजाऊ कारण है जो वहां पर वो मुहैया हो जाता है। आप जरूर जाकर के इसका लोकेशन देखें। अब इतना पढ़ने के बाद, अब आपको लोकेशन, अब इतना पढ़ने के बाद, इन घटनाओं को पढ़ने के बाद आपको निष्कर्ष तो निकालना आ ही जाना चाहिए। अगर निष्कर्ष निकालना नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी की रणनीति में कुछ न कुछ कमी है। तो अब हम देखेंगे कि इस पूरी घटनाओं का निष्कर्ष कैसे हमने निकाला है, और इन सारी घटनाओं के निष्कर्ष पर ही आपकी एग्जाम टिकी हुई है। सारा का सारा कहानी इसी पर है। आइए जरा इसके हम कुछ लाइन बाय लाइन हम चर्चा करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है आप कुछ बोर हो रहे होंगे, और पढ़ाई ऐसी चीज होती ही है, ये सबसे कठिन तपस्या होती है ये पढ़ाई। तो आप बोर हो रहे होंगे, होइए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि हम जो चीजें दे रहे हैं आपको कितना उसमें समझ में आ रहा है। तो आपको इसमें मजा आए, मजा न आए, हमें उससे फर्क नहीं। आइए इसको निष्कर्ष के तौर पर हम देखेंगे। निष्कर्ष क्या हम निकाल रहे हैं, निकालने का तरीका देखिए, कैसे निचोड़ हम निकाल के रख रहे हैं आपके सामने। हमास के आतंकी बर्बरता कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, पूरी घटनाओं को मिनिमाइज करना और अपने विचारों के साथ सही और गलत को डिफाइन करना, यही है आपका निष्कर्ष। हमास के आतंकी बर्बरता कर रहे हैं और इजरायली सेना प्रतिकार में यही सब कुछ दूसरी ओर से कर रही है। बिल्कुल, जब वो उधर से अटैक किया तो इधर से काउंटर अटैक होना ही होना है। इसी को हमने देखिए कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है, ऐसे ही आपको पिरोना है। कुछ ही दिन पहले G20 में बड़े बड़े वादे हुए। देखिए अब हमने कटाक्ष किया है, पूरे विश्व के नेताओं पर हमने कटाक्ष किया है, लेकिन आलोचना हमने किया है, लेकिन अच्छे तरीके से आलोचना किया है। और अगले ही दिन रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी। देखिए कैसे सुंदर तरीके से आलोचनात्मक विवरण दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, कुछ ही दिन पहले G20 में बड़े बड़े वादे हुए और अगले ही दिन रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर मिसाइल दागी। इस बीच यूएनओ में वैश्विक हालात पर चर्चा होते रही, और यहाँ गौर करिएगा, यूएनओ एकदम मृत प्राय है, बिल्कुल सुस्त हो गया है, खत्म मान के चलिए। ऐसा लगने लगा है कि यह सम्मेलन, साझा मसौदे, वैश्विक संगठन और उनके क्रियाकलाप एक ड्रामे के एपिसोड की तरह है। आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। हमने लिखा है, अब आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि हम आलोचना कर रहे हैं इन सब सारी घटनाओं को, जो मानव पशु वृत्ति से अलग कर उनमें सभ्य नागरिक होने के गुणों को स्थापित करने में असफल रहे। यानी कि हम मानवतावादी हैं, मानव प्रेमी हैं, लंबे लंबे एसी कमरों में बैठ करके भाषण देने वाले प्राणी हैं, लेकिन ये दुनिया क्या हो रहा है। देखिए, दो दो विश्व युद्धों की विभीषिका भी हमें मनुष्य नहीं बना सकी। जापान में परमाणु बम गिराने के बाद यूएनओ बनाकर हमने समझा कि अब विश्व शांति स्थायी होगी, लेकिन यह संस्था ही पंगु होती चली गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का छद्म युद्ध, अमेरिका का वियतनाम के खिलाफ सीधा युद्ध, या धर्म के नाम पर इस्लामिक देशों और अमेरिका सहित ईसाई विश्व के बीच आतंकी गुटों का उभरना और जीवन को लगातार संकट में डालना, यह सब चल ही रहा था कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। हम पूरे विश्व समुदाय को इसमें सम्मिलित करके चल रहे हैं। पूरी दुनिया बंदर घुड़की तो देती रही, यानी यूक्रेन को बचाने के लिए और रूस को दबाने के लिए पूरी दुनिया कर रहा है, लेकिन आगे कोई नहीं आ रहा है। प्रतिबंध भी हमने लगाए, यूक्रेन की बात यहां चल रहा है, रूस की, लेकिन हथियार देकर युद्ध को हवा भी देते रहे। हम रूस पर एक तरफ प्रतिबंध भी लगा रहे हैं और यूक्रेन को पीछे से हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं कि तुम लड़ो।
कैसा विश्व के मानव ये अभी जियो पॉलिटिक्स चल रहा है। यूएनओ चीनी वीटो पावर के कारण का शिकार बना। सबसे चिंताजनक बात यह है कि दुनिया में मशहूर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इसके भनक तक नहीं लगी। यही दुनिया को आश्चर्य हो रहा है कि सबसे पावरफुल होते हुए भी ये खुफिया एजेंसी आखिर क्यों नहीं इतना पावर में आ पाई है। अमेरिकी सैटेलाइट भी इतनी बड़ी सामरिक तैयारी का पता लगाने में अक्षम रहा। यानी कि तैयारी बहुत ही गुप्त रूप से किया गया है। कहते हैं कि पशु अनुभव से सीखता है लेकिन मनुष्य इतिहास से। लेकिन आज मनुष्य पर पाश्विक वृत्तियां भारी पड़ने लगी है। तो इस तरह से आपको निष्कर्ष निकालने आना चाहिए, और अगर नहीं निकालने आ रहा है तो फिर आप घटनाओं को केवल सुन सुन करके कुछ नहीं होगा। घटना जो भी सुनते हैं उसका निष्कर्ष निकालने की आप में क्षमता होनी चाहिए। अगर क्षमता आप में नहीं है तो मान करके आप चलिए कि आपके अंदर अभी सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से सोचने का भी आपको वो तजुर्बा नहीं हुआ है। तो ये हमारा इजराइल संघर्ष के बीच विवाद को हम सिर्फ घटनाओं को बताने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको उसके नतीजे निकालने के आए हैं, उसके निष्कर्ष सिखाने हम आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले हम फिर कुछ और नए खबरों के साथ मिलेंगे। आपको मेंस आंसर राइटिंग करना हम सिखाएंगे कि कैसे होता है। इसी के साथ धन्यवाद।